वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, सैटरडे वो दिन होता है जब इंसान थोड़ी सी थकन भी महसूस करता है और दिल ये भी चाहता है कि आज ज़रा ज़िंदगी को लाइटर वे में जिया जाए और थोड़ा इंजॉय किया जाए। और ज़िंदगी सिर्फ काम और परेशानियों का नाम नहीं है। अगर इंसान हर वक्त सीरियस और परेशान रहे तो दिल भी थक जाता है और दिमाग भी बोझल हो जाता है। लेकिन जब हम हंसते हैं, मजाक करते हैं और अपने इर्द गिर्द खुशी का माहौल रखते हैं तो दिल हल्का हो जाता है और ज़िंदगी आसान लगने लगती है। खुश मिजाज रहना एक बहुत बड़ी खूबी है और इससे ना सिर्फ हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी खुशी का सबब बनते हैं। एक छोटी सी स्माइल भी किसी के दिन को बेहतर बना सकती है। और खुश रहने के कुछ आसान तरीके होते हैं, जैसे रोज़ाना थोड़ी देर ऐसी बातें करें जो दिल को हल्का करें, अच्छे और पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त गुजारें, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना सीखें और हर वक्त शिकायत करने की बजाय शुक्र अदा करें। बिकॉज़ आई एम वेरी श्योर अगर आपके पास शिकायत करने के लिए 4 चीज़ें होंगी तो शुक्र अदा करने के लिए 40 चीज़ें होंगी। तो सबसे अहम बात यही है कि ज़िंदगी में काम के साथ साथ हंसी मजाक और शुगल मेला भी ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ इंसान को थकन से निकाल कर दोबारा ताज़ा दम करती है। और इसी हल्के फुल्के और खुशगवार एहसास के साथ हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज हम बात कर लेते हैं योगा के हवाले से, फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से बात करेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है योगा और कैसे हम घर बैठ के आराम से कर भी सकते हैं। और इसके लिए मेरे साथ योगा एक्सपर्ट मौजूद हैं, बशीर खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम मैम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले बताएं कि एक चीज़ जो बहुत सी बीमारियों से और जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से हमें बचाती है ना, वो है माइंडफुलनेस, मतलब प्रेजेंट में रहना। तो योगा और एक्सरसाइज ऑब्वियसली हमें माइंडफुल रहने में हेल्प आउट भी करती हैं। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस बताएं और योगा से हम कैसे इसको हासिल कर सकते हैं। योगा बेसिकली योगा और एक्सरसाइज में फ़र्क है। एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा जो है ना वो डिप्रेशन में लेके जाती है, लेकिन जबकि योगा जो है ये आपको रिलैक्स रखती है, क्योंकि हम इसमें ब्रीथ पे फोकस रखते हैं। तो ब्रीदिंग जो है ना, जब हम ब्रीथ इन और आउट करते तो इन होने के साथ हमारे जो है रिलैक्सेशन के हार्मोन्स जाते हैं और आउट होने से हमारी कार्बन बाहर आती हैं, तो उससे जो है ना हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। तो दूसरे नंबर पर यह है कि जब आप पोज करते हैं और पोज के साथ ऑक्सीजन को इन करते हैं और साथ में ऑक्सीजन को आप फोकस रखते हैं ब्रीथ के ऊपर, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्ट्रेंथ होगी तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। जहाँ पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा तो आपकी माइंड काम होगी। ठीक है, माइंडफुलनेस। ठीक है, तो माइंडफुलनेस और योगा का आपस में क्या ताल्लुक है, आसान वर्ड्स में बताएं। माइंडफुलनेस और योगा का जो है ताल्लुक ये है कि माइंडफुलनेस आप ब्रीथ पर फोकस रखते हैं, यानी आप कॉन्शियस रहते हैं अपने सांस के साथ। तो जब आप कॉन्शियस रहते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि फिर टेक्निक्स कौन सी होंगी माइंडफुल रहने के लिए, इजी योगा बिल्कुल, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने इजी पोस्चर में या किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं, चाहे चेयर पर बैठ जाएं, चाहे मैट के ऊपर बैठ जाएं, तो आपने दोनों हाथ बिल्कुल इसी पोजीशन पर रखे और नॉर्मल इनहेल करेंगे फोकस के साथ, और एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, यहाँ पर हमने डायफ्राम को एक्सपेंड करना है और आहिस्ता आहिस्ता ब्रीद आउट करेंगे। ये तकरीबन कोई 5 टाइम आपने इसको रिपीट करना है। स्लोली ब्रीद आउट। फिर डीप इनहेल और स्लोली एक्सहेल। आप सुबह उठें तो सबसे पहले आगाज़ ब्रीदिंग से करें तो आपकी जो माइंड है वो फुल हो गए। ठीक है। इसके अलावा कुछ पोजेज़ हैं, वो है मसलन नॉर्मल पोजेज़ है कि आप इनहेल करेंगे, अपने राइट हाथ को उठाएं, फिर डाउन एक्सहेल करेंगे, सारा फोकस आपने ब्रीथ के ऊपर रखना। फिर लेफ्ट हाथ, फिर स्लोली एक्सहेल,
इससे आपका माइंड कायम होता है। फिर आपने राइट हाथ को लेफ्ट नी के ऊपर रखना है और इनहेल करेंगे और बैक पर देखना है, एक्सेल करते हुए। फिर साइड चेंज करेंगे, राइट हाथ बैक पर और लेफ्ट हाथ राइट नी के ऊपर। इनहेल, सांस को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, फिर फ्रंट पर। ये आपने 3 to 4 टाइम दोहराना है। ये पोजेज हैं। उसके अलावा हम एक कहते हैं केट एंड काउ पोज है, वो अपनी बॉडी को टेबल टॉप पोजीशन में लेकर आना और इनहेल करेंगे। इसमें कवर डाउन होता है और चेस्ट ओपन ब्राउड। फिर एक्सेल करेंगे, अपर बैक ऊपर, चिन को पॉइंट करना होता है चेस्ट के बराबर। फिर इनहेल करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर एक्सेल करेंगे, फिर इनहेल, फिर एक्सेल। ये भी 3 to 5 टाइम दोहराना होता है। ठीक है। उसके बाद आपका ये जो चाइल्ड पोज है, जैसे बैठ के हिप जो है ना आप हील के ऊपर और दोनों हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हुए इनहेल करें और डाउन आएंगे तो एक्सेल करेंगे। और कितनी देर तक रखेंगे इसको? ये आप तकरीबन कोई 1 मिनट स्टे कर सकते हैं ठीक और है। 2 मिनट भी स्टे कर सकते हैं। जितना आपने अपनी बॉडी को काम करना होता है, रिलैक्स करना होता है, उतनी देर आप स्टे करेंगे। क्योंकि इसकी मैं जो है ना ब्लड की फ्लो जो है ना सारी ब्रेन की तरफ होती है और हार्ट को जो बीट है वो उसको टाइम मिलता है रिलैक्स का। तो ठीक है। आपके इससे माइंड भी रिलैक्स होता है और आपकी हार्ट की जो पंपिंग है वो आराम से प्रॉपर तरीके से काम करता है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो उसके ऊपर हम एक और पोज है जिसको हम कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, माउंटिंग पोज है। ये दोनों हाथ इसी पोजीशन पर स्लोली इस तरह कहते हैं इनहेल करेंगे और डाउन आएंगे तो एक्सेल, स्ट्रेच करते हुए। इसमें भी आपने तकरीबन कोई 30 सेकंड होल्ड करना है, स्टे करना है। फिर दोनों नी उसी पोजीशन पर रखें, टेबल टॉप पोजीशन में आए और फिर यहाँ से चाइल्ड पोज में जाएंगे। इसको भी आपने 3 से 4 टाइम दोहराना है। कुछ जो है ना पोजेज हैं जो बिल्कुल रिलैक्स हैं, आराम से आप इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं। तो लेफ्ट हाथ को लेफ्ट साइड रखेंगे, इनहेल करेंगे, राइट हाथ उठाएंगे और लेफ्ट से डाउन जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे ज़रा। इससे आपकी ये जो साइड वाले मसल है इसको लिटिमस डोर्सी मसल कहते हैं, इसके ऊपर एक अच्छा स्ट्रेच आता है, इससे आपके माइंड कायम होता है और जहाँ पर आपके स्ट्रेच आएगा वहाँ पर आपकी ब्लड की फ्लो बेहतर होगी। और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ब्लड की सर्कुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लड की फ्लो बेहतर हो। साइड चेंज, इसमें भी इन करेंगे सांस को और जब डाउन आएंगे तो सांस आउट करेंगे। ठीक है। फिर अगला पोस्चर है वो आप इसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं तो स्लोली डाउन आएंगे, सांस को बाहर निकाल। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितना मैं आ रहा हूँ इतना ही हो, जितना इजीली आ सकता है कोई बंदा उसी पोजीशन पर वो आ जाए। ठीक है। इसमें भी ब्रीद इन, यानी जो पोस्चर में आप डाउन आते हैं उसमें ब्रीद आपने आउट करना है। तो उसके अलावा जो है इसको हम कहते हैं इक्वल ब्रीदिंग, समावृत्ति ब्रीदिंग होता है। इसको इक्वल ब्रीदिंग के लिए जो है ना आपने 4 सेकंड में इनहेल करना है, फिर 4 सेकंड होल्ड, फिर 4 सेकंड बाद एक्सेल। ये पैनिक अटैक के लिए बहुत बेहतरीन जो है ना ब्रीदिंग टेक्निक है कि आप उसको इक्वल ब्रीदिंग करें। इनहेल किया, रोक दिया, होल्ड किया, फिर एक्सेल कर दिया। ठीक है। तो उसके अलावा जो है कि आप का ये है कि दोनों हाथ अगर फ्रंट पर ले आते हैं, ये भी ब्रीदिंग के लिए हैं। इनहेल करेंगे,
फिर स्लोली एक्सेल, फिर इनहेल, फिर स्लोली एक्सेल। इसके अलावा पोजेज स्ट्रेचिंग के होते हैं। अगर आपने माइंड को फुलनेस रखना है और माइंड को काम करना है तो उसके साथ स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है। ठीक तो है, वो भी बताएं। स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले आपने राइट लेग अगर सामने है, या मैं मैट के लेटर व्यू में आता हूँ, ये हेड टू नी है, ऐसे आएंगे स्लोली, टो को पॉइंट करना है और आहिस्ते से डाउन। इसमें भी आपने ब्रीद आउट करना है। ठीक है, अप करेंगे इन, डाउन आएंगे, ब्रीद आउट। ये आपने शुरू में बिगनर के लिए अगर यहाँ पर है तो तब भी ठीक है, और उससे एडवांस लेवल पर फिर जाते हैं, फिर मिडिल इंटरमीडिएट लेवल पर है वो भी है। ये दोनों सेट से इक्वल करना होता है। और ये एक पोज है, इसमें भी ये ज़रूरी नहीं कि जितने लेग मेरे खुले हैं इतने ही हों। इसमें इनहेल करना है और डाउन आएंगे एक्सेल। ये सिर्फ मैं एक डेमो पेश कर रहा हूँ क्योंकि ये बिगनर के लिए नहीं है। बिगनर अगर करते हैं तो इसका हल्का इसे यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना इजीली हो जितना सके। इजीली कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जितनी आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी उतनी ही आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। स्पाइन का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। और जो नॉर्मल पोजेज है वो आप ये भी कर सकते हैं कि सांस लिया और सांस को बाहर निकाला, चिन को नी तक पॉइंट किया। इसी तरह इक्वल करना होता है दूसरी साइड से। इनहेल किया, डाउन आएंगे, एक्सेल। और ये हर एज के लोग कर सकते हैं? ये हर एज के लोग कर सकते हैं, जितने वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करेंगे। हाँ, उसके बाद एक कोबरा पोज है जिसको, ठीक है, मतलब हर एज के लोग कर हाँ सकते हैं, जी। बिगनर्स भी कर सकते जी हैं। बिगिनर भी कर सकते हैं। आपने इस पोजीशन पर लेट कर ये बस सिर्फ सिंपल ऐसे उठना है और इनहेल करके, ठीक है, फिर डाउन जाएंगे, एक्सेल। इसी तरीके से इनहेल, फिर एक्सेल, और यहाँ से फिर आप चाइल्ड पोज में जाकर आराम के साथ बॉडी को रिलैक्स कर सकते ठीक हैं। है। वैसे ये देखने में इतनी रिलैक्सिंग लग रही है तो करने में कितनी होगी? नहीं नहीं, ये आसान है। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आसान हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना, क्योंकि योगा है बाकी एक्सरसाइज से मतलब है। योगा फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जाते तो वेट उठाना पड़ता है। बिल्कुल। ये आपके लिए सिर्फ जो है ना, ये 6 फुट की जगह चाहिए बस, उस पर आप आराम से वहाँ से स्टार्ट करके कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि इसके लिए बेस्ट टाइम तो ऑब्वियसली सुबह का ही होता है, सुबह का। लेकिन अगर कोई सुबह ना करे तो कौन सा टाइम अच्छा होगा? किसी भी वक्त कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि खाना ना खाया हो। खाना अगर खाया है तो 2 घंटे के बाद आप इसकी प्रैक्टिस को करें, और जो टाइम आपके लिए कॉम्पिटेबल है उसी के अगेंस्ट उसको कर लिया करें। ठीक है, योगा के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हम कैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और घर में हम जो बिगनर्स हैं उनके लिए इजी योगा टिप्स भी हमने जानी है। मेरे साथ मौजूद थे बशीर खान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि कम से कम वो हेल्थ और फिटनेस के हवाले से प्रोग्राम अरेंज करते हैं, और अक्सर इसी मौजूआत पे यहाँ मैं आता हूँ। मैं 2-3 दफ़ा पहले भी आया हूँ, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि पाकिस्तान और हेल्थ बहुत ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में कम से कम जो है ना, इस टाइम बहुत लोगों को सेहत के लिए जो है ना, बिल्कुल, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आवाज़ नहीं आ रही?
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के जानिब और आज हम बात करेंगे बहुत ही एक जो ब्यूटी प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, लाइपोसक्शन के बारे में, क्योंकि उसका ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कुछ लोग समझते हैं सिर्फ ये हमारी बॉडी फैट कम करने के लिए होता है या फिर हमारी बॉडी को शेप में लाने के लिए। तो इस हवाले से जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर अरीज, सबसे पहले तो हमें आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन करें कि लाइपोसक्शन होता क्या है। लाइपोसक्शन बेसिकली जहाँ पर आपके फ़ैट के डिपॉजिट्स हैं और सिर्फ उतने ही एरिया से फ़ैट को निकालने को हम सक करके निकालने को लाइपोसक्शन कहते हैं। यानी कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका वज़न कम हो, दैट इज़ ऑल अबाउट फ़ैट। फ़ैट लॉस और वेट लॉस ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और ये आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप वज़न कम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके टारगेटेड एरियाज़ हैं जहाँ से आप चाह रहे हैं कि वज़न जाए या फ़ैट जाए, वज़न तो खैर नहीं, जहाँ से फ़ैट जाए तो वहाँ से जाए भी। तो ये टारगेट अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि जी मैं वैसे ओवरऑल ठीक हूँ, मेरा वज़न ठीक है, लेकिन मेरा लोअर बेली फ़ैट है, वहाँ पे स्टबर्न फ़ैट है, एक्सरसाइज करने के बावजूद, डाइटिंग करने के बावजूद वहाँ से नहीं जाता। कुछ लोगों में जेनेटिक्स की इन्वॉल्व होती हैं, तो उनकी आप देखेंगे तो नीचे से वो थोड़े से पेयर शेप्ड होते हैं, यानी कि लोअर बॉडी जो है वो हैवी होती है। तो इट्स ऑल अबाउट शेप। यानी जब आपने लाइपोसक्शन करनी है तो आपका टारगेट वज़न नहीं होता, आपका टारगेट उसको बॉडी को शेप देना होता है। ठीक है, तो इससे वेट भी लॉस होता है? नो, नहीं होता, हम बिल्कुल क्लेम नहीं करते। यस, ये बिल्कुल मिथ है। वेट लॉस के प्रोसीजर्स कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं फ़ैट लॉस का। ये फ़ैट लॉस में आता है। ठीक है, और इससे जो हमारी बॉडी है वो शेप में आती है, टोन में आती है। हाँ, और इंचेस इसमें अच्छे खासे जाते हैं। ठीक है, कम से कम आप कह लें कि 6-7 इंच तो कहीं नहीं गए और ऊपर कुछ भी हो सकता है। मेरे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनके 17 to 18 इंचेस भी गए हुए हैं। दे यूज्ड टू वेयर डबल एक्सेल एंड नाउ दे आर ऑन स्मॉल और मीडियम। तो इंचेस में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा तो ये कैसे प्रोसीजर होता है और क्या कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं और ये क्या सेफ़ होता है? हाँ, जो मैं बेसिकली करी, इसमें कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट। कन्वेंशनल जो पहले वक्तों में किया जाता था और अभी मोस्टली लोग वही कर रहे हैं, उसके सेफ्टी के पैरामीटर्स इतने हाई नहीं है और वो अक्सर लोग उसको जनरल एनेस्थीसिया में यानी कि बेहोश करके कर रहे होते हैं या कमर में इंजेक्शन लगा के, जो स्पाइनल जिसे कहा जाता है, उसके साथ करते हैं। उसमें ड्रेन्स लगाए जाते हैं, उसमें स्टिच भी होता है। उसके सेफ्टी के पैरामीटर्स इतने हाई नहीं है क्योंकि जीए के अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसके अंदर बाज़ दफ़ा सर्जरी इतनी डेंजरस नहीं होती है जितना जीए जनरल एनेस्थीसिया आपके लिए डेंजरस हो जाता है। जो मैं कर रही हूँ दैट इज़ वेजर लाइपोसक्शन। ये दुनिया में लेटेस्ट टेक्निक है और इसमें आपको हम बेहोश भी नहीं करते हैं। इसमें कोई स्टिच नहीं है, कोई ड्रेन नहीं है। ये कोई इसका मतलब अपडेटेड वर्जन है लाइपोसक्शन का? बिल्कुल। और ये इसमें ज़ीरो अभी तक किसी किस्म का कोई सीरियस, अभी तक पूरी दुनिया में कोई सीरियस साइड इफेक्ट इसमें रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, तो ये मतलब नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कभी भी नहीं इसका रिपोर्ट हुआ। अच्छा डॉक्टर अरीज, ये बताएं कि जो हमारी स्किन है क्या इसके बाद ढीली पड़ जाती है? वेजर लाइपोसक्शन के बाद बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कन्वेंशनल के बाद बिल्कुल होती है क्योंकि जब वेजर लाइपोसक्शन की जा रही होती है तो उसमें वाइब्रेशन और लेज़र रेज शामिल होती हैं जो आपकी स्किन की टाइटनिंग में हेल्प करती हैं। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 130 kg का एक बंदा आके कहता है कि जी मेरा फ़ैट निकाल दें, तो मैं अगर बहुत ज़्यादा निकाल लूँगी तो वो डेफिनेटली उसका लटक जाएगा। और लेकिन जो उसके हम एक क्लेंस फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने इस बंदे या बंदी को उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली कितना लोकल एनेस्थीसिया देना है और उनकी ही बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं कि इनकी बॉडी के हिसाब से एक वक्त में सेफली कितना निकाला जा सकता है। अगर हम ज़ाहिर उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपने जिस वक्त हम ये ज़्यादा क्या आप कह लें कि वेट वाले बंदे का करते हैं तो उसको 2-3 kg से क्या फ़र्क पड़ना है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम में या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा निकालेंगे तो फिर डेफिनेटली वो लूज़ हो सकती है। तो मैं आमतौर पर पेशेंट सिलेक्शन पे बहुत टाइम लगाती हूँ और अगर फ़र्ज़ करें यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट तो अल्लाह ने मुझे इतना हौसला दिया है कि मैं आपको मुँह पे ना कर सकती हूँ कि नहीं आप ना करवाएं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं और क्या पैरामीटर्स हैं जो आपने सेट किए हुए हैं कि इन लोगों का करना है और इन लोगों का नहीं करना? अच्छा, एक तो जिन लोगों में ख़ास तौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि हमें नज़र आ रहा है कि वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और उनका फिर भी नहीं जा पा रहा होगा। हमारी सबसे पहला सवाल भी ये होता है कि आपने इसके लिए ख़ुद कितनी मेहनत की है। ये सबसे पहले मेरी एक चीज़ होती है। दूसरी, अच्छा डॉक्टर जी, जिसको हम कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, मैं ज़िला सरगोदा से बात कर रहा हूँ। जी शुएब,
सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है कि मेरी जो वाइफ है उनका वजन बहुत ज्यादा है और उनका पेट बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहती हैं और वजन कम करने के बारे में ना वो काफी सोचती रहती हैं। तो मेरा ये सवाल है कि उनके मुतल्लक बताया जाए कि वजन कम करने का तरीका कार या कोई मेडिसिन बताई जाए। और एक और छोटा सा सवाल है, अगर ये बुरा ना मनाए तो मैं पूछ सकता हूँ? क्या ऐसा क्या सवाल है? और पहले वेट बताएं अपनी वाइफ का। जी जी, उनका वेट तकरीबन है 80 किलो तक। कितना वेट है? तो 80 किलो 80 किलो 80 किलो, ठीक है। और उनकी हाइट कितनी है? और उनकी हाइट तकरीबन 6 कम है। ठीक है, बताते हैं जी। डॉक्टर रीच वो कह रहे हैं कि ओवरवेट है उनकी वाइफ। तो अच्छा, 80 kg के ऊपर हम बहुत आराम से लाइपोसक्शन कर सकते हैं। और उसके अंदर जनरली अगर जिस तरह वो कह रहे हैं कि पेट बुरा लगता है, तो हम ऐसे लोगों के अंदर जो आपके दो इश्यूज़ हैं कि आप कहते हैं कि जी हमें पेट भी ज़्यादा बुरा लग रहा है और वज़न भी हमें ज़ाहिर है कि बॉदर कर रहा है। ख़वातीन के लिहाज से ज़्यादा है 80 kg, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि हम ये नहीं कर सकते। इसमें पहले ऐसे पेशेंट के लिए हम प्लान ये करते हैं कि हम पहले वेजर लाइपोसक्शन करते हैं बेली एरिया की, उसके बाद हम तकरीबन 1 माह का वक्फा देते हैं और फिर हम आपको वेट लॉस के इंजेक्शंस पे लेकर आते हैं। क्योंकि अब हमने जहाँ से टारगेटेडली आपका कम करना था वो कर लिया। जब हम आपको वेट लॉस के इंजेक्शंस पे लेके जाते हैं तो आप एक अच्छी शेप में नीचे जाते हैं। अगर आप मुझे कहती हैं जी हम लाइपोसक्शन नहीं करवाते, ठीक है, तो फिर हम वज़न कम करते हैं तब भी तो चला जाएगा, नहीं होता। उसके अंदर ये कि जो स्टमन फैट है वो आपका और प्रोमिनेंट हो जाता है। आप बाकी सारा लूज कर लेंगे, जो ढीठ फैट आपका पड़ा है वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। और बेली फैट सबसे ज़्यादा स्टबन फैट होता है। हाँ, यूजुअली ख़वातीन के अंदर क्योंकि हार्मोन्स का इशू होता है। अच्छा, और ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर बेली फैट होता है उनको कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। अच्छा। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट भेजती हैं बच्चियों को, ख़वातीन को। तो इसके बाद नेचुरली आपका कंसीव करना बहुत ईजी हो जाता है। इवन अनमैरिड बच्चियों में लोग पूछते हैं क्या हम ये करवा सकते हैं। येस, जिनको PCOS का मसला है, क्योंकि आजकल आपको पता होगा तकरीबन 60 to 70% बच्चियों के अंदर PCOS का मसला आ रहा है, हार्मोन्स का इशू होता है। तो ऐसी बच्चियों के लिए वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, और ये इंटरलिंक्ड होता है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम उनका वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो उनके हार्मोन्स की वजह से रेजिस्टेंस आ रही होती है, तो वज़न बढ़ रहा होता है, तो हार्मोन्स और आपके ख़राब हो जाते हैं। जब आप उनका टारगेटेडली लाइपोसक्शन करते हैं, उनको वेट लॉस पे नीचे लेकर आते हैं, तो उनके हार्मोन्स भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा PCOS का वैसे और कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय इसके कि डॉक्टर कहते हैं कि जी आप अपना वज़न कम करें। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही बच्चियों को ये आती है कि इसमें रेजिस्टेंस हो रही की वजह से वज़न खुद से नेचुरली नहीं कम कर पा रही होती है। राइट, ऐसे है। तो उसमें ये बहुत बेनिफिट देती है। ठीक है, एक और कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शहरयार, सवाल कीजिए। मैंने ये पूछना था, मेरा जो छोटा भाई है ना वो बेसिक हर 5 से 10 मिनट बाद ना अपना मुंह फेस वॉश से धो रहा होता है। ठीक हो गया, मैंने नोट किया कि हर 5 मिनट 10 मिनट बाद वो जाता है शीशे में खड़ा होकर फेस वॉश से मुंह धो रहा था। मैंने ये दसना है इसका कोई इशू तो नहीं है, उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये मुझे काइंडली बता दें। है बहुत ज्यादा है। जी, और उसने धोने को दिल करता है बाकी घर वालों को धो दे। नहीं, वो स्किन बैरियर बहुत बुरा डैमेज होगा। हाँ, बहुत ओवर ड्राई हो जाएगी स्किन, डेफिनेटली इशू है। और फेस वॉश हो गया आपके, ये मैक्सिमम हम तो कहते हैं कि 2 दफ़ा से ऊपर आप किसी सूरत ना लगाएं, क्योंकि आपका अपना अच्छा एक होता है कि आपका अपना स्किन का सीबम भी है, ठीक है, वो आपको कुछ हद तक उसकी हाइड्रेशन के लिए चाहिए। आप सब कुछ उड़ा देंगे उसका, इतना ज़्यादा आप। और वो छोटा है अभी, और पता नहीं फेस वॉश कौन सा यूज करता है। जैसे उसने सनब्लॉक का नाम बताया वैसा कुछ असल में होता ये है कि जो फेस वॉश आप जब बच्चे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्किन एक दफ़ा जब ड्राई होती है ना तो ऐसे लगता है वो एकदम बड़ा अच्छा ग्लो कर रही है, तो वो उस वक्त उनको बड़ा फैसिनेट करती है। वो एक एज है ना जिसमें भी वो स्किन केयर बड़ी दिल करेगा, अच्छा हम ये भी लगा लेंगे, ये भी लगा लेंगे, ये भी लगा लें। फेस वॉश किसी से आपको थोड़ी देर के लिए ग्लो मिल गया तो आप कहेंगे अब मैं हर 15 मिनट बाद मुंह धोई जाऊं। लेकिन पहले ये भाई है कौन जिसको हर 15 मिनट बाद मुंह धो रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। वो छोटा भाई है ना, शायद उसको होता होगा बार बार ऑयल काम पे लगाए। एग्जैक्टली, और बिल्कुल इतना ज्यादा फेस वॉश नहीं यूज करते हैं, पता नहीं यूज कौन सा कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी जो हमारे साथ कॉलर थी मरियम, उन्होंने कहा था उनके जो फोरहेड है उस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं। वो भी ओवर ड्राई होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि साथ वो जलन कह रही थी। अच्छा, अगर आपकी गर्मी की वजह से दाने निकल रहे होते हैं तो आमतौर पर ये होता है कि उसमें यूजुअली इतनी जलन नहीं होती है, वो आपके बिल्कुल छोटे छोटे से बम्प्स निकल आते हैं। आप अक्सर
क्रीम्स जो है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में लगाई जाती हैं और उनमें बहुत हाई कंटेंट होता है मरकरी का और बहुत इजीली वो एडवर्टाइज भी हो रही होती हैं आपके टीवी चैनल्स पे, तो लोग समझते ही नहीं है कि अच्छा वो भी डेंजरस हो सकता है। और ऐसी इन्फ्लुएंसर्स और एक्ट्रेस उनको प्रमोट करी होती है जिन्होंने खुद शायद कभी शक्ल भी ना देखी हाँ, हो उनकी, कभी ना लगाई हो, वो प्रमोट करी है। यस, तो वो अगर आपने कभी भी लगाई है क्योंकि उसमें मरकरी का कंटेंट है या स्टीरॉइड का है, तो आपको जलन कभी भी नहीं हो सकती, या तो आपकी स्किन ड्राई होगी या वो ख़राब हो गई है, ठीक है, वो डैमेज स्किन है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। फिर आप मॉइस्चराइज अच्छा करें। गर्मियों में ये होता है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि क्योंकि अब गर्मी है और हमें पसीना आ रहा है तो हमें मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर बेस्ड आप मॉइस्चराइजर्स लेंगे और आप ज़रूर लगाएंगे और डैम्प स्किन पे लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मॉइस्चराइजर आपके लिए हैवी है, गो फॉर हाइलोनिक एसिड, वो भी आप डैम्प स्किन पे लगाएंगे। हाइलोनिक एसिड को आप दिन में 2 से 3 दफ़ा लगा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं। और जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो भी ज्यादा ऑयली नहीं करते, वो वाटर बेस्ड ही होते हैं ना। ठीक है, आप पेशेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि क्या पैरामीटर सेट किए हैं? अच्छा, उसमें ये होता है कि हमें कुछ आपकी नीचे लैब्स चाहिए होती हैं जिसमें हम CBC करवाते हैं, LFT करवाते हैं, RFT करवाते हैं, HbA1c करवाते हैं, आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स करवाते हैं जिसमें PT, APTT, INR होता है। इसके अलावा आपके हेपेटाइटिस B, C और HIV के टेस्ट ये होते हैं। अगर ये आपके बिल्कुल ठीक हैं और अदरवाइज यू आर हेल्दी तो फिर हम आपका बिल्कुल कर सकते हैं। और किन लोगों का हम नहीं कर सकते? अगर आपको हर्निया है, ठीक है, तो हम नहीं करेंगे आपका पेट का, लेकिन बाकी किसी भी बॉडी पार्ट का तो बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप ब्लड थिनर्स के ऊपर हैं, आपको कोई कार्डियक इशू है, कोई इस तरह का मसला है, तो फिर हम उस सूरत में जब तक आपका कार्डियोलॉजिस्ट हमें लिख के नहीं देता हम नहीं करते। क्रॉनिक डिजीज आपको कोई नहीं है तो यू आर सेफ टू गो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जो मुख्तलिफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है उस हवाले से, और आज हम लाइपोसक्शन को डिस्कस कर रहे थे कौन लोग करा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, सेफ है या नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर अदीत जुल्फ़िकार। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के जानिब, और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो आजकल बहुत से नौजवानों के लिए परेशानी बना हुआ है। अक्सर जो नौजवान है अच्छी तालीम और डिग्री होने के बावजूद जॉब हासिल नहीं कर पाते, और कई बार इसकी वजह इंटरव्यू में होने वाली छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में सिर्फ क्वालिफ़िकेशन नहीं देखी जाती बल्कि इंसान का कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका एटीट्यूड और प्रोफेशनल बिहेवियर भी देखा जाता है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। बाज़ औक़ात कैंडिडेट काबिल होने के बावजूद खुद को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जॉब का मौका हाथ से निकल जाता है। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि नौजवान इंटरव्यू के दौरान किन बातों का ख्याल रखें। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अहमद फवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम देखते हैं कि ना बहुत से लोग हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन भी बहुत अच्छी होती है और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता है उन्होंने और बड़ी अच्छी डिग्री होती है उनके पास, लेकिन उनके इंटरव्यूज़ अच्छे नहीं होते, उनको जल्दी जॉब्स नहीं मिलती। तो इसकी मेजर रीजंस आपकी नज़र में कौन सी हैं? बीइंग अनप्रिपेयर्ड सबसे बड़ी और अहम वजह ये होती है। मैंने देखा है कई लोग जो ख़ासतौर पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वाले होते हैं, दे आर यूजुअली कॉन्फिडेंट वंस। उनको पता होता है कि हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग है यूनिवर्सिटी ने करवा दी है, या दोस्तों के साथ मिलके अच्छे लोगों के साथ रह के उनको अंदाज़ा हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, तो दे डोंट गो वेल प्रिपेयर्ड। देखें, ये मेरा इसके बारे में हमेशा, आई हैव बीन टू द बोथ साइड्स ऑफ द टेबल। हायरिंग के लिए इंटरव्यूज़ भी दिए हैं और हर लेवल पर दिए हुए हैं, एंट्री लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक, और उसके अलावा और उसमें मैं बारहा फेल भी हो चुका हूँ और पास भी हो चुका हूँ। एंड सेम गोज़ फॉर व्हेन आई से आई हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। हायरिंग की भी है, लोगों को रिजेक्ट भी किया है, हायर भी किया है। तो आई कैन टेल यू व्हाट एग्जैक्टली गोज़। जब आप अनप्रिपेयर्ड अपीयर होते हैं तो नूर साफ नज़र आ जाता है। व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आपकी कोई ना कोई ऐसी लूज बात, कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, आपके ड्रेसअप होने से पता चल जाता है, आप किसी चीज़ का सवाल का जवाब जब देते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है। देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है ना, तो आप ऐसे सवालों को भी मैनेज कर सकते हैं। संभालने को मैं ठीक नहीं समझता, बट यू कैन मैनेज जो कि डिफ़िकल्ट वंस हैं या इरेलेवेंट लग रहे हैं आपको अपेरेंटली, आप उनको मैनेज कर लेते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड। लेकिन जब आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आपके लिए अच्छे सवाल भी मुश्किल हो जाते हैं। सो व्हाट आई स्ट्रांगली रिकमेंड इज़ यू मस्ट बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। आपको देखें, आपने जान मारी, मैं आपको क्विकली एक बैकग्राउंड अगर दे दूँ।
अगर आपने CV दी है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है ना, इसका मतलब यह है कि आप टॉप 5 to 8% में शामिल हैं, क्योंकि CVs 92 to 95% ख़त्म ड्रॉप हो जाते हैं। सही है, तो यू आर दोज लकी वंस जो कि 5 से 8% में आए हैं। फिर आपको कई कंपनीज़ हैं जो असेसमेंट के लिए बुलाती हैं, कुछ अपने ऑफिस में बुलाती हैं, कुछ बड़े बड़े होटल्स में बुलाती हैं। वो देखती हैं कि आपका स्किल सेट क्या है, आप टीम में काम कर सकते हैं नहीं। आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और 5-6 लोग बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बेसिक गेम प्लान देने के बाद। तो आपको देखते हैं आप टीम लीड कर सकते हैं, टीम में एज प्लेयर काम कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं या नहीं। तो अगर उस प्रोसेस में असेसमेंट भी शामिल है, इसका मतलब है कि आप और शॉर्टलिस्ट होकर 2 to 3% में रह गए जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो ये वो टाइम है जहां पर आपको अपनी पूरी जान मारना है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं जाना। तो आपको अगर किसी रेफरेंस से भी जॉब मिली है, जो कि यकीनन इस पर हम बात करेंगे, रेफरेंस से जॉब मिली है, रास्ता मिला है, सिफारिश से इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, व्हेन यू आर देयर यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि टेक इट एज अ वन टाइम ऑफर ओनली, कि आपको जो इंटरव्यू की ऑफर आई है ना, ये टेक इट एज अ जॉब ऑफर कि मुझे बाय ऑल मीन्स जाना है, इसके ऊपर तैयार होना है, उन लोगों से इंटरेक्ट करना है और उनको इम्प्रेस करके वापस आना है। नॉट विद फंकी स्टाइल बट विद योर एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस। बिल्कुल। अच्छा अहमद, ये तो कहा जाता है कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत से लोग हैं जो हायरिंग करते भी हैं, जो HR हेड्स भी हैं, उन लोगों ने भी ये चीज़ बोली है कि जब एक कैंडिडेट चल के आ रहा होता है ना, हम 80% तो वहाँ पे ही इवैल्यूएट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसने, और आके जब वो बैठता है तो कि इसको हमने हायर करना है कि नहीं। तो फर्स्ट इंप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और आप अपना भी बताएं कि जब आप इंटरव्यू करते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि ये होनी चाहिए, और किन बेसिस पे आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बेशक वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड क्यों ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चन, बिकॉज दैट्स अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। तो सबसे पहले ये है कि जब आप एंटर होते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वेल प्रिपेयर्ड हैं, उस वेल प्रिपेयर्ड में आपकी एक रिहर्सल शामिल होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर में पहले जो आप फिर मिरर करेंगे यहाँ पर आके, वो आप अपने घर में एक आई ऑलवेज रिकमेंड कि एक कम से कम 6 फुट का आपका मिरर लगा हुआ होना चाहिए कहीं पर, जहाँ पे आप अपने आप को टॉप टू नीचे जो है टो देख सके। तो उसके सामने बिल्कुल ऐसे हैं और आके बैठें जैसे आपको इंटरव्यू के सामने आके बैठना है, राइट। सो व्हाट हैपन्स देन, आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, व्हाट यू मस्ट डू इज़ हैव बेसिक एथिक्स प्लीज़। वो आपको बहुत ज़्यादा सीखने की या पोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हर जगह पर करना चाहिए। नॉक द डोर फर्स्ट, बहुत रश नहीं करें, दरवाजे को थप्पड़ नहीं मारें, सिंपली नॉक द डोर एंड ओपन इट, क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, 2 से 3 लोग होंगे वुमन सामने, तो आप उनको पूछते हैं एंड देन यू सिट देयर, उनकी इजाज़त से आप बैठ जाते हैं। यू डोंट हैव टू ऑलवेज आस्क जी मे आई सिट, यू कैन सिंपली गो एंड टेक द चेयर बैक कि जी मैं बैठ सकता हूँ, एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। सो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो है, जैसे आपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात की, मेक श्योर यू ड्रेस वेल। ड्रेस वेल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप मॉडल बन के जाएं, यू डोंट हैव टू बी। आई रिमेंबर आई वाज टेकिंग सम इंटरव्यूज अ फ्यू इयर्स बैक, तो दो मिलके मैं बताता हूँ, दोनों मेल एंड फीमेल से। एक खातून आई, तो वो वुडन फ्लोर था हमारे ऑफिस का ना, तो जब वो आई तो मुझे दूर से आवाज़ आना शुरू हो गई। अब हील्स की आवाज़, टक टक टक। तो खाली टक नहीं था, बल्कि एक साइड पे छन की आवाज़ आ रही थी, एक पे टक की आवाज़ आ रही थी। एंकलेट्स पहनी हुई थी। यस यस, या इट इज़ एंट्री लेवल भी हो तो भी आपको ये पहले जानना है कि ये इस काम के लिए नहीं है, राइट। सो इट वाज अ प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर जहाँ पर ये सारा वाकया हुआ। सो आपका क्या ख्याल है, आप हो तो आप क्या करेंगे, उनको हायर करेंगे? अंदर ही नहीं आने दूंगी। आप एग्जैक्टली आपने तो उनको दरवाजा खुलने से पहले रिजेक्ट कर दिया ना। एग्जैक्टली। अच्छा, वो स्लिट्स वगैरह पहने में, और वेरी ऑकवर्ड। अच्छा, आपने कहा है कि आपने जो टेबल की बोथ साइड्स पे एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ऐसा कोई इंटरव्यू है जो आपको लगा हो कि आप फर्स्ट उस 2-3 आपने सवाल किया ना, तो उसमें ही आप इम्प्रेस हो गए हो, और वो कौन से सवाल थे और कैसे उसने उस सिचुएशन को हैंडल किया? क्योंकि अक्सर वो जो आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है ना, तो फिर वो एकदम से ना जो इंटरव्यू करने जाते हैं, जो हमारे यंग लोग हैं, वो पैनिक हो जाते हैं, या वो फंबल करने लग जाते हैं, और पता चल रहा होता है एकदम से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा बताएं इस हवाले से। मैंने आई हैव रिसेंटली हायर्ड समवन, बड़ा अच्छा आपको बताता हूँ, दैट इज अ चैम्पियन बॉय। ही wasn't very good in first, he was looking very good, अच्छा ड्रेसअप हुआ था, he was all smiling, प्लेजेंट स्माइल थी, कोई ओवर स्माइल नहीं था। और व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग अबाउट हिम, तो उसने बड़ा ट्रांसपेरेंट अंदाज से क्लियरली बताया कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया हुआ। आई लाइक्ड ही वाज स्पीकिंग ट्रूथ,
क्योंकि मुझे Honesty. ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज वेरी ट्रूथफुल। हत्ता कि जब मैंने उससे पूछा कि आपने ये डिग्री हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो क्या आपने ये की हुई है, उसने कहा जी मेरे 2 एग्जाम रह गए हैं, वो अगर हायर हो जाऊंगा मैं तो अगले 3 महीनों में मुझे वो देने हैं, तो मे बी अगर मैं आ जाऊं तो शायद मुझे उसके लिए आपसे हेल्प चाहिए होगी। ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट एंड आई लाइक द एटीट्यूड। मैंने उसको इस चीज़ पे नहीं किया कि नहीं ये पूरा नहीं उतरता, वी वेटेड फॉर हिम टू क्लियर, वी वेटेड फॉर हिम। मुझे इस तरह इस कदर ज़्यादा उसकी ना अप्रोच अच्छी लगी। देन उसमें मैं फ़ौरन पहले मैंने इंग्लिश में शुरू किया, फिर उर्दू किया, फिर मैंने इंग्लिश में जब फ़ौरन किया तो उसने फंबल करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा आपने फंबल करना शुरू कर दिया, व्हाट हैपेंड? कहता है सर मैं फ़ौरन स्विच नहीं हो सकता, मुझे इसमें एफर्ट करनी पड़ती है। मैं कहा अच्छा हम ना गोरों के साथ भी डील कर रहे होते हैं, तो आपको तो 70 किस्म के एक्सेंट्स के साथ डील करना पड़ेगा। कोई जर्मन होगा, कोई कोरियन होगा, और कई ऐसे हैं जिनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो वो हमसे भी बुरी अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं। तो उसने इमीडिएटली कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं चैट जीपीटी के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, मैं उसका प्रैक्टिस करके आ जाऊँगा, कब तक मुझे तैयार होना है। सो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई दिस लर्निंग एटीट्यूड कि यार अच्छा इसको मैं टास्क दे के देखता हूँ, इफ़ ही डज वेल तो फाइन। ही डिडंट डू वेल, उसने प्रिपेयर किया एंड मैं मेट हर, मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने एफर्ट की हुई है, बट ही वाज नॉट अप टू द मार्क एंड आई वाज ओके विद इट। सो द पॉइंट आई वांट टू मेक इज, जैसे आपने कहा कि इस तरह की वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो लर्निंग का उसके अंदर वो था कि हाँ आई वांट टू लर्न। और वैसे भी ऐसे लोगों को फिर आप चांस देते हो बिकॉज आप वो स्पार्क देख रहे होते हो कि ये 4 महीने बाद या 4 साल बाद कहाँ पर होगा, तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों पे आप मेहनत भी करते हो। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा ये बताएं कि आपने ये तो बता दिया कि बड़ा इंप्रेसिव इंटरव्यू था, और कोई फनी इंसिडेंट बताएं या कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपने बस कार हो जाएगी, जैसे वो एंकलेट्स वाली बात है, लेकिन उसके अलावा बातचीत में। अच्छा बातचीत में जो हम अमूमन कहते हैं कि कुछ नहीं पूछना चाहिए, सवाल हमने एक दफ़ा डिस्कस भी किया था, द बॉय आस्क्ड अबाउट छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, तो मेरे अचानक मेरी ना स्माइल में आ गई। मैंने कहा आपको कितनी छुट्टियां चाहिए? तो उसने कहा सर देखें काम करने को किसका दिल चाहता है, तो हम जॉब हासिल करने के लिए आते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ जॉब हासिल करें, लेकिन जाहिर है कि एनुअल लीव्स होती हैं मैंने सुना है, और इसके अलावा कैजुअल लीव्स होती हैं, सिक लीव्स होती हैं। अच्छा उसने बोला था काम करने का किसको दिल चाहता है? किसका दिल चाहता है काम करने का, लेकिन चूंकि जॉब करने की ज़रूरत है, मुझे जाहिर है हमने अर्निंग करनी है, दिल से नहीं कर रहा था। तो हाँ ही वाज लाइक कि चूंकि कमाने के लिए अल्लाह के नाम पे तो कोई पैसे देता नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ेगा। ये भी बड़ा कम होता है कि जो आपका शौक है ना उससे आपको पैसे आने लग जाए। हाँ कि कुछ लोगों को शौक म्यूजिक का होता है, लेकिन वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे होते हैं बिकॉज उन्होंने अपनी जॉब से अपने शौक को फ्यूल करना होता है। तो बड़े कम लोग होते हैं उनको जिस चीज़ का शौक होता है, जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनने का शौक है, कोई कुछ भी बनने का शौक है, तो वो मेहनत से वो काम करता है। अब जैसे अगर मुझे होस्ट बनने का शौक है और मैं इससे अर्न भी कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बोनस है बिकॉज मुझे शौक है इस चीज़ का, तो ये भी बड़ा मैटर करता है। ये मैटर करता है, लेकिन नूर इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, कहते हैं कि 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपायरेशन वर्क्स। 99% पर्सपायरेशन आप देखें, मैंने अपने बुक में भी जिक्र किया हुआ है कि वसीम अकरम इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जो कि 18 साल की उम्र में पाकिस्तान खेल गया। दैट मीन्स कि वो तो 14-15 साल से उसका ट्रैक सीधा था ना, सो वो मुसलसल उसी में रहा। दीज आर रेयर पीपल। लेकिन उसकी अगर स्टोरी पढ़ें आप, ही वॉज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। आप वसीम अकरम को बुलाएं, उन्हें आप 9:30 का टाइम देंगी ना, तो वो 9:28 पे यहाँ पर होंगे। वो कोई ऐसी फनकारियाँ नहीं करते कि मैं सुपरस्टार हूँ तो मैं लेट पहुँच जाऊँगा तो कोई बात नहीं। मैंने उनके साथ, ही वॉज माई क्लबमेट, मेरे सीनियर थे वसीम भाई, और सऊद खान के अंडर हम खेले हुए हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा मैं भी मीडिया में मैंने कुछ ऐसा काम किया, तो मैंने उनको बुलाया। आई न्यू के स्टार है तो लेट तो होंगे ही, तो मुझे सऊद खान ने कॉल करके कहा कि इसका ये लेट नहीं होता, बी वेरी केयरफुल। अच्छा मुझे याद है कुछ ऐसा बाद मेरे एक जानने वाले ने कॉलेज में बुलाया, तो उन्होंने उनको वो टाइम दिया जबकि उनका ख्याल था कि इनको हम 9 बजे का कहेंगे तो 11 बजे तक आ ही जाएंगे। तो वसीम और उनकी मिसेज शनायरा जो है, ये 9 बजे पहुंच गए, वहाँ पे अभी टेंट भी नहीं लगे हुए थे। उन्होंने इस कदर ज़्यादा। तो मैं बात ही कहना चाह रहा हूँ कि वसीम अकरम की, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बाबर आजम, इनका आप हार्ड वर्क देखें ना तो आपको ये मजदूर लगेंगे। आपको लगेगा ये बिलो एवरेज लोग हैं, इतने पागल हैं ये काम करते। यस, और वो अपने उस प्रोफेशन में, जैसे आपने बात की कि अपने फेवरेट प्रोफेशन में है। तो मेरा पॉइंट ये है, यस मैं ये बात कह रहा हूँ कि प्रोफेशन आपका फेवरेट है या नहीं है, हार्ड वर्क पेज ऑफ। आप ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे कि जिनका टैलेंट ज़ाया हो जाता है, लेकिन हार्ड वर्किंग बंदा उनसे आगे निकल जाता है। और मुझे लगता है अगर आपने कुछ करना है ना तो दिल से करो, वरना वो नहीं करो। बिकॉज करना तो है तो वो अच्छे तरीके से कर लो, बिकॉज बुरा करने में भी उतना टाइम लगता है, अच्छा करने में भी उतना ही टाइम लगता है। मैं बताऊं, वसीम अकरम की एक बात मैं कोट करूंगा टुवर्ड्स दिस क्लोजिंग दिस टॉक।
उसने कहा कि अगर आप सिर्फ उन दिनों में काम कर रहे हैं जब आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप कभी स्टार नहीं बन सकते। यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे। Exactly, जब आपको बुरा लग रहा है तब भी, जब मौसम खराब है तब भी, जब लोग नाराज हैं तब भी, जब घर में शादी है तब भी, यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे। तो गिव योर सेल्फ दोज मोमेंट्स। आप अपने फेवरेट प्रोफेशन में हैं या एक्सट्रीमली अनफेवरेट में है जहाँ पे आपको हालात लेके आ गए, रू नहीं करें, परेशान नहीं होंगे लोग, Complaining नहीं बने, कंप्लेन नहीं please। करें, वर्क हार्ड। True। मैं हमेशा कहता हूँ पागलों वाली मेहनत करें। True। मैं एक छोटी सी चीज़ कोट करूँ, आई हैव बीन प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट, तो आई रिमेंबर कि सख्त गर्मियों में एक विकेट लगा के मैं खेलता था तो लोग गुजरते हुए ना पागल 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 कहा करते थे, बोलते थे। तो एक दफ़ा मैंने ऐसे ही अब्बू से कहा, अब्बू ये लोग कहते हैं बड़ा अजीब लगता है। अब्बू कहते हैं ये तो अप्रिसिएशन है, वो कह रहे हैं कि तुम पागल आदमी हो, तुम अपने गोल के लिए पागलों की तरह मेहनत कर रहे हो, तो डोंट वरी अबाउट इट, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं तुम्हें। ठीक है। और काफ़ी अच्छी हमें टिप्स मिली है और लोगों को चाहिए कि वो खुद पे भी काम करें और अपने काम से प्यार करें और जो भी काम करते हैं वो दिल से करें या तो ना करें। और हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट कल्चर के हवाले से और स्पेशली आज हमने बात की है इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अपने माइंड पे रखनी है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे अहमद फवाद, बहुत शुक्रिया आपका। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आजकल हम देखते हैं कि जो स्लीक लुक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये ना सिर्फ सिंपल और एलिगेंट लगती है बल्कि हर फंक्शन और ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ अगर चेहरे की सही कंटूरिंग की जाए तो फीचर्स मज़ीद नुमाया और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि आजकल कंटूर का ट्रेंड नहीं है और लोग कंटूरिंग को अवॉइड करते हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कंटूरिंग होती है, बस ये है कि किस तरह होती है। इस हवाले से आज हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट आयशा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक। आप लोग सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, सबसे पहले तो बताएं कि हम देखते हैं कि जो स्लीक हेयर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है और हम इवेंट्स पे भी देखते हैं, शादियों पे भी देखते हैं, ब्राइड्स ने भी बनाए होते हैं और फिर जो मुख्तलिफ हमारे अवार्ड फंक्शंस हैं उसमें भी सेलिब्रिटीज़ ने बनाए होते हैं। हॉलीवुड की बात करें और अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ट्रेंड में है, तो इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस के हवाले से बताएं हमें। देखो स्लीक लुक जो है ना बहुत अच्छी फाइन नीट लुक देती है और बड़ा वो रिफाइंड किस्म की आ रही होती है। आजकल स्लीक लुक से बड़ी सॉफ्ट लुक भी आ रही होती है। उसमें ये होता है कि आप इनको बहुत इजीली कैरी कर लेते हो ना, इसमें हमें वो टीजिंग करनी पड़ती है ना कुछ और होता है, ओवर वॉल्यूम नहीं है और बालों के लिए बहुत अच्छा सेफ होता है। दूसरी बात ये होती है आप वेस्टर्न पहनो, ईस्टर्न पहनो, कुछ भी पहनो, उसके साथ स्लीक लुक बहुत इनहेंस होती है। फिर मॉडर्न लुक में आप जाना चाहते हो और आप इन्फ्लुएंसर हैं, पार्टी मेकअप कराते हो या ब्राइड्स भी सॉफ्ट लुक और ग्लैमी लुक देने के लिए आपको जो है ना बहुत अच्छा लगता है ये। और बारात पे पहले जो है ना ब्राइड्स वो बड़े हेयर स्टाइल्स करवाती थी और बन्स भी बड़े फ्लोरल और ये, और आजकल देखते हैं फ्लोरल तो वो फिर भी फ्लावर्स वगैरह लगवा लेती हैं अंदर, लेकिन बिल्कुल प्लेन हेयर स्टाइल स्लीक रखती हैं इस वजह से, क्योंकि ना इसमें फिर आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। आपको एक स्लीक लुक के साथ बड़ी सॉफ्ट नीट लुक दे रही होती है, फिर आपके फीचर्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उसके साथ फेस बड़ा अच्छा कंट्रोल लगना शुरू हो जाता है, बालों की क्वालिटी बहुत फाइन नज़र आ रही होती है उसमें। ठीक है। अच्छा, अब ना कहा जाता है कि कंटूरिंग का ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि मैं देखती हूँ कि कंटूर अभी भी लोग करते हैं लेकिन लाइट करते हैं, वो जो एक बहुत हार्श कंटूर था वो नहीं हो रहा होता। तो थोड़ा सा बताएं कि कंटूर अभी भी क्या ट्रेंड में है, क्योंकि आपके पास क्लाइंट्स वगैरह भी आते होंगे, ब्राइड्स भी आती होंगी, तो किस तरह आप लोग कंटूर करते हैं? देखो कंटूर तो करना पड़ता है क्योंकि फीचर इन्हेंस ही कंटूर करने से होते हैं। किसी की नोज़ की हमें टिप्स को देना पड़ता है उसको इन्हेंस करने के लिए। कंटूर करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं, लिक्विड आए हुए हैं, कंसीलर्स आए हुए हैं, उनके साथ कर लेते हैं। समटाइम्स हम कुछ शिमर्स होते हैं डार्क कलर के ग्लॉसी लुक के साथ, उसके साथ कंटूर कर लेते हैं। आपको नोज़ और आपकी चीक्स और स्पेशली चिन पॉइंटेड होना, उससे आपकी बड़ी अच्छी लुक, आपके फीचर्स इन्हेंस होते हैं और स्लीक लुक के साथ वो और ज़्यादा उसको इन्हेंस कर देते हैं। तो बड़ी अच्छी एक फाइन फॉर्म आ जाती है आपके फेस की भी और विद मेकअप इस तरह करके। तो इसलिए कंटूर तो बहुत ज़रूरी है आपके फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए। अच्छा, तो आप पाउडर कंटूर प्रेफर करती हैं या जो लिक्विड हमारा कंटूर होता है वो?
डिपेंड करता है। अब रात में अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी लाइट्स वाले फंक्शंस पे जाना है नाइट में, तो फिर तो हम जो है पाउडर फॉर्म्स के साथ भी कर देते हैं, बट उसमें कलर्स होते हैं जो उनसे आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कलर चल रहा होता है, उसके साथ हम उसको करते हैं। अच्छा, अगर कोई बहुत ज़्यादा फेयर है तो उसको कंटूर आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मतलब मीडियम, डार्क या लाइट ब्राउन? लाइट ब्राउन में लेके जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना जो है फेयर कलर का है। जब आप उसको डार्क करोगे तो वो तो शार्प लाइंस दे देगा, और जितनी शार्प लाइंस आएंगी वो इतनी अच्छी नहीं लगती, ब्लेंडेड लुक होनी चाहिए। और लाइट कलर से कंटूर करो, प्रॉपर आपके फीचर्स हों। इसके अलावा भी कंटूर, जब आप ब्लश भी लगा रहे होते हो तो उसको भी कंटूरिंग फॉर्म में फिर हम लेके जाते हैं, ताकि प्रॉपर आपके चीक्स बोन जो हैं वो कंटूर होके आपको नज़र आ रहे हों, वो इन्हेंस हुए हों। इसी तरह नोज़ को भी हम देते हैं, बीच में आपके शिमर्स को ऐड कर रहे होते हैं, तो उससे वो पॉइंटेड अच्छी लुक दे रही होती है, शार्प। और जॉ लाइन को भी हम इससे नेक से नीचे की साइड के ऊपर जो है वो डार्क कलर के साथ और थोड़ा अगर सा डबल चिन हो वो भी उससे कवर हो हो जाती है। बिल्कुल होती ठीक है। अच्छा, जो ब्लश है ऑब्वियसली वो जब कंटूर के साथ ब्लेंड होता है तो वो एक बड़ी प्यारी लुक आती है। तो कंटूर कुछ लोग बिल्कुल अपना मतलब फेस लिफ्ट करने के लिए करते हैं, कुछ लोगों को शायद उनका बहुत ज़्यादा लगता है कि फैट है, कुछ लोग पतला दिखाने के लिए कंटूर करते हैं, कुछ लोगों का वैसे भी स्लिम होता है, तो जैसे मैंने पहले बताया वो सिर्फ उसको लिफ्ट करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ तक कंटूर करते हो तो वो थोड़ा आपका ड्रूपी फेस लगेगा और पतला तो लगेगा ही। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसके फेस पे कौन सा कंटूर अच्छा लगेगा? देखो, जिसका बहुत ज़्यादा एप्पल फेस होता है या कुछ बहुत ज़्यादा चीक्स उसके हैवी होते हैं, तो उसको तो हम ना बिल्कुल ही सी टाइप आई के ये जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है यहाँ तक लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीक्स पे नहीं लेके आते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी उसके दे देंगे तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा गोल राउंड फेस लग रहा होता है, तो उसमें कर रहे होते हैं। जिनका जो बहुत ज़्यादा स्लिमी चबी फेस होता है या बहुत ज़्यादा वो उसके वो पॉइंटेड सी पहली शार्प फीचर्स होते हैं, तो उसको हम ब्लश ऑन को ज़्यादा उसमें एप्पल चीक्स को करने के लिए सी टाइप या डब्ल्यू टाइप उस तरह हम लोग ब्लश ऑन्स लगा रहे होते हैं, ताकि बहुत अच्छी उसके साथ लुक आए। ठीक है उसको भी हम जो है ये शिमर्स वगैरह के साथ मर्ज कर रहे होते हैं, ताकि कंटूर होके प्रॉपर वो ब्लेंडेड लगे, वो हार्श लुक ना आए। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ मॉडल भी आपकी टीम जो है उनको तैयार भी कर रही है, तो आप भी हमें करके बताएं और थोड़ा जो स्लीक हेयर स्टाइल है उसका भी बताएं और कंटूर हमें करके भी। तो हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कंटूर भी, और किस तरह करना है, नोज़ का कंटूर किस तरह करना है, फेस का किस तरह करना है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉ लाइन शार्प हो वो आपने किस तरह करना है, और स्लीक हेयर स्टाइल वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, तो वो किस तरह करना है। तो आयशा बताएं सबसे पहले, फिर आप क्या कर रही हैं? मैं इसकी नोज को कंटूर करने लगी हूँ, और इसका कलर बच्ची का बहुत अच्छा फेयर सा है। ठीक है, हमें ब्रश भी दिखाएं जिस ब्रश से आप कंटूर कर रही हैं। मैं पॉइंटेड ब्रश लिया है इसको, और इसके साथ मैं इसकी नोज के ऊपर मीडियम सा कलर ले रही हूँ, क्योंकि डे टाइम का टाइम है, तो ये इस पे करके हाथ के ऊपर हाथ में हल्का सा ज़्यादा डार्क भी ले ज़्यादा डार्क भी नहीं लिया, कलर भी मीडियम लिया। और इसी तरह यहाँ से ये नोज के ऊपर पहले आपने स्ट्रेट लाइन दे दी, और इसको इसी तरह करके यहाँ से ब्लेंड करते जाएंगे हम। ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड से लेंगे और ये ब्लेंड कर रहे हैं इसको। ठीक है। और इसका हम स्लीक हेयर स्टाइल कर रहे हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी ये जॉ लाइन वगैरह सारी कैसे प्रोमिनेंट होगी। ये कर दिया, और इसी तरह ठीक है, हमारे पास कंटूर कर दिया। बड़ा ही बेसिक आपने जो स्टाइल है उससे किया है, सिर्फ लाइंस लगा के उसको ब्लेंड कर दिया। और इसी तरह ये हमारे पास कंटूर ब्रश होता है, ये जो स्लांट में आ रहा होता है, इसके साथ ये हम इसकी चीक्स को कर देंगे, और ऊपर की साइड। और ये भी आपने मीडियम शेड से किया? बिल्कुल मीडियम शेड से किया। ठीक है, तो चीक्स भी आप हमने कंटूर कर दिया, और इससे लिफ्टेड, एकदम से लिफ्टेड लुक आ जाती है आपकी साइड्स की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम फोरहेड को भी तो करते हैं, अब ये आप जॉ लाइन कर रही हैं? मैं ये जॉ लाइन कर रही हूँ। ठीक है, ये भी बताएं इसकी क्या टेक्निक है? जॉ लाइन आपने जो है जब आपने कंटूर वाला अपना शेड डिसाइड करना है, तो वो आपने अपनी स्किन टोन से 2 टोन्स डार्कर लेके जाना है। ठीक है। फिर आपने उसको जब करना है, तो ये जॉ लाइन के ऊपर जब करना है, तो यहाँ से आपका कम से कम ये जो नीचे बोन है उसके नीचे की साइड पर जाके फिर आपका ये ब्रश आपका हो। इसमें आपने स्ट्रेट लुक दी, और यहाँ पे आपने ये नेक के ऊपर इसको स्ट्रेट लेके आके, ठीक है, नेक तक लेके जाना है इसको, नेक तक लेके जाना है, ताकि यहाँ से भी आपकी स्ट्रेट लुक आए। इसी तरह दूसरी साइड पे करके
ठीक है, और बड़ी शार्प लुक आएगी इससे, नॉट मतलब बहुत ज़्यादा शार्प नहीं, लेकिन अगर आपकी डबल चिन है तो वो इससे कवर हो जाएगी। सारे बालों को लेके चलो। और अब ये forehead- देखो, ये चिन को पॉइंट करना है हमने, तो ठीक है। चिन को पॉइंट करने के लिए आपने हाफ वी यहाँ से और हाफ वी यहाँ से बनाना है। जब आप ठीक है। वी शेप में इसको लगाते हो तो ये आपकी चिन जो होती है ये बहुत अच्छी पॉइंटेड देती है, और है। आपका जो फेस का जो है लुक वो बहुत अच्छी फाइंड आती है। ठीक है। वैसे भी आज हम एक सेगमेंट कर रहे थे, उसमें किसी ने कॉल करके पूछा था उनके फ्रेंड के लिए उन्होंने चिन फिलर्स कराने हैं, तो अगर आप अभी फिलर्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप ये टेक्निक देखिए, कंटूर की बहुत अच्छी टेक्निक है, और इससे बड़ी आपकी जो जॉ लाइन है वो शार्प आएगी, और पता भी नहीं चलता इसको करते हुए अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा, जी, क्योंकि बिल्कुल जो हमारी डबल चिन है वो इससे कंटूर हो जाती है और एकदम से बड़ी प्यारी लुक आती है, और जो उसके साथ सेलिब्रिटीज़ आती की भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक अब है। मैं इसके ऊपर बोन्स के ऊपर हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि ये अच्छा इनहेंस हो जाए और शाइनी लुक ठीक है, ब्लश के बाद हमने इस पे हाइलाइटर लगाना है। जी। ओके, तो हम इसका फोरहेड नहीं कंटूर करेंगे? फोरहेड मैं इसका कर देती हूँ। अच्छा, नोज पे भी आपने लास्ट पे हाइलाइटर लगाया? हाइलाइटर लगा दिया क्योंकि ये ठीक है। हमने साइड के साथ कंटूर किया पॉइंट करने के लिए, उसको हमने हाइलाइटर लगा के प्रोमिनेंट कर दिया ताकि इसकी जो नोज है वो बहुत अच्छी इसकी शेप हो जाए। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि जो हेयर स्टाइल कर रहे हैं वो मतलब अगर कोई स्प्रे नहीं यूज़ करना चाहता तो वैक्स स्टिक से आप जो आपके बेबी हेयर है या आप चाहते हो बिल्कुल नीट लुक आए तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है स्लीक लुक के लिए कि आपको कोई हार्ड किस्म के केमिकल्स वाले स्प्रेस वगैरह नहीं यूज़ करने पड़ते हैं। आप Exactly. सिंपली बहुत ज़्यादा wax stick heat का नहीं use करनी पड़ती। हीट नहीं यूज़ करनी पड़ती आपको। फिर आपके जो है उस तरह स्ट्रेटनिंग पे आप नहीं लेके जा रहे होते हो। इसके साथ आप जब वैक्स वगैरह लगाते हो या कुछ करते हो तो वो आपके आराम से जो है वो लुक में आपके इनहेंस हो जाते हैं, तो बड़ी सॉफ्ट सी लुक आ जाती है। इसी तरह जब हमने इसका भी करना है तो फोरहेड के ऊपर मैंने थोड़ा सा डार्कर कलर यूज किया क्योंकि यहाँ पे देखें बेबी हेयर्स होते हैं और ये वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर हम अगर थोड़ा सा डार्क ब्राउन के साथ करेंगे तो वो इसके बालों के साथ वो मर्ज हो जाएगा। Exactly. और वो फिर आपका अलग जो नहीं forehead लगेगा। वो अलग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी बताएं किस तरह करना है फोरहेड को कंटूर? ये देखें मैंने इसके कॉर्नर्स के ऊपर देखे, फिर यही वाला खाली ब्रश इसको आगे मिड में लेके गई हूँ और लास्ट में फिर इस साइड से ठीक है, ये वाली जगह पे ऐसा हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। तो ये इससे इसका- बड़ी इससे लुक मतलब क्या आती है कि वो भी जो है थोड़ा सा वो फील होता है कि थोड़ा अगर ब्रॉड है किसी का फोरहेड जैसे इसकी शेप है तो वो एकदम से स्मॉल लगने लग गया है, वो बैलेंस्ड हो जाता है फेस के साथ आपका, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पीछे करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फोरहेड आगे की साइड पे निकला हुआ वो कंटूर हुआ नहीं लगेगा। अब मैंने यहाँ से थोड़ा सा डार्कर शेड दे दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए इसके फेस की शेप के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो बालों का हम आगे से बिल्कुल स्लीक रख रहे हैं, अब हमें बालों का भी बताएं। जी साथ बिल्कुल, साथ आप मेकअप भी करती रहे। वही मैं बताने लगी थी कि इसके लिए हमने जो है ना स्लीक लुक, और इसके ऊपर हमने कुछ खास चीज़ नहीं यूज़ की है, सिंपल ये एक वैक्स ली है, वैक्स के साथ हमने किया। अगर आपके पास इन केस आप घर में कोई स्टाइल बनाना चाह रहे हो स्लीक लुक वाला और आपके पास ये वैक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप जो है एलोवेरा जेल लगा लें किसी भी ब्रश के साथ। आपके पास फाइन ब्रश होना चाहिए। कुछ लोग तो घर में अगर बनाना चाह रहे हैं और आपके पास बिल्कुल ही कोई ब्रश या कोई कॉम ऐसी फाइन कॉम नहीं है तो आप टूथब्रश के साथ भी उसको बड़ी अच्छी वो स्लीक लुक वाली लुक दे सकते हैं। ठीक है। तो घर में भी करना, ये एक टिप भी समझ लो आप कि ये इसको एलोवेरा के साथ जो है आप आराम से अपने घर में भी बना सकते हो बाल। ठीक है, हमारे पास आयशा सिर्फ 3 मिनट्स है तो मैं चाहूँगी कि आप हमें मेकअप भी इसका कंप्लीट करें और साथ साथ बालों का भी बताएं हमें। ओके, ये बस अब ये हमारा तकरीबन ये देखें हम इसके फेस को ट्रिम उसको कर दिया, शेप दे दी है बालों को। अब ये बाल खोल देते हैं। आप इसके साथ स्ट्रेट लुक भी रख सकते हो, पीछे से कर्ल भी कर सकते हो। हमने बीच में इसके साथ ये देखें कर्ल दिए, इसके साथ ये बच्ची के जो बाल हैं ये अगर हम आगे दिखाएं, करें ना ताकि हम देखें जो पीछे से बाल हैं। बालों को आगे कर दो। हाँ हमने वेव्स किए हैं पीछे से। जी, ओके ठीक है, दूसरी साइड से भी आगे करें और ज़रा दिखाएं कि कितनी मज़े की वेव्स आई हैं। ओके, और मेकअप भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लिपस्टिक रह गई आई गेस। है। ठीक है, तो ऊपर से हमने बिल्कुल स्लीक रखी है लुक और नीचे से हमने
जिनको बीची वेव्स भी कहते हैं, हॉलीवुड वेव्स भी कहते हैं, वो दी हैं। तो ये कर्लर से आ जाती हैं वेव्स आयशा? जी जी बिल्कुल इजीली कर्लर से आ जाती हैं। बल्कि मैं और भी एक बात बताती हूँ, बालों के लिए तो चले हैं, जब आप स्किन आजकल जैसे समर सीजन है तो उसके लिए एक टिप ये है कि क्यूकम्बर ले लें आप, उसको रोज़ वाटर में बॉटल में डाल लें, उसका जूस निकाल के और उसको फ्रिज में रख लें। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन के इश्यूज होते हैं मेकअप से पहले और जो है डिहाइड्रेट हुई हुई होती है, उससे हाइड्रेशंस पूरी हो जाती हैं, उससे स्किन आपकी बहुत अच्छी ग्लो करने लग जाती है। समर के लिए ये बहुत बेस्ट ऑनर है, तो ये हर कोई बना के रख सकता है अपनी। ठीक है, तो हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया जी और मेकअप भी। मेकअप भी ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी सा हेयर स्टाइल हमने बनाया है। और इसके साथ हमने इसका जो किया है स्लीक लुक बना के, इसकी ये चीज पॉइंटेड हो गई, इसकी वजह से ये देखो इसकी चीक्स ऊपर की साइड पे enhance हो गई है, लिफ्टेड लुक आ रही है, लिफ्टेड लुक आ रही है, नोज कंटूर हो गई है बहुत अच्छी, और हेयर स्टाइल भी बहुत नॉमिनल सा। ये अपने ऑफिस में जा सकती है, एग्जैक्टली, किसी बिल्कुल कोई भी फंक्शन है, इवेंट है, कुछ भी कर सकती है। स्ट्रेट लुक में आप कहीं भी जा सकते हैं, ऑफिस गोइंग भी या यूनिवर्सिटी भी जाना है तो आपको बड़ा अच्छा मैनेजेबल लगता है। ठीक है, इसी तरह तो, मैंने भी अपने हेयर स्टाइल को बनाया हुआ है, ये बिल्कुल कैजुअल बिल्कुल आयशा ऐसे ही है। और आपने देखा है कि ये जो हमारी मॉडल है, हमने उस पर आपको कंटूर टेक्निक्स करके दिखाई हैं, और साथ साथ जो स्लीक हेयर स्टाइल है आजकल वो बहुत ट्रेंड पे है, वो भी आपको करके दिखाया है। आयशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।